दूसरा हाथ उन्होंने मेरे कंधे पे रखा। मित्रों, कल्पना करो, 20 साल के रायपुर के एक लड़के के कंधे पर जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। एक हाथ उनके हाथ में था। वो स्पर्श आज तक मुझे थ्रिल देता है। मैं उसकी याद करता हूं तो आंखों में आंसू आने लगते हैं कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका संज्ञान मैंने ठीक से क्यों नहीं लिया। मित्रों, पिछले 2-3 सप्ताह से यूट्यूब पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमने अपनी बातचीत की श्रृंखला का शीर्षक रखा है बात बात में बात। इसमें कोई तयशुदा मुद्दा या बातचीत नहीं है, जो समझ में आए हम आपसे बात करेंगे। बात इसी तरह की जाती है। लेकिन एक बात मैंने शुरू में कही थी और आज उसे फिर दोहरा रहा हूं। यह संयोग है, नसीब है कि मेरी जिंदगी के जो 12 वर्ष हैं, जब मैं 17 बरस का हुआ और फिर 29 बरस का हो चला, उसमें जो शुरुआत के 6 बरस हैं, जब मैं साइंस कॉलेज का रायपुर का विद्यार्थी था, 1957 से 1963 तक, तब मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बाद में मेरे जीवन में नहीं हुई और आप सबके जीवन में भी शायद ना हुई हो, क्योंकि उस तरह के लोग अब हैं नहीं। मैं देश की बहुत नामचीन हस्तियों से अपने छात्र जीवन में मिला था। मैं पहले अपने बारे में उतना बता दूं, फिर हम लोग देश और दुनिया की चिंता उसके बाद की सीरीज में करते रहेंगे। 1957 में मैं साइंस कॉलेज रायपुर में भर्ती हुआ और वहां एक हिंदी साहित्य समिति गठित की गई। साइंस के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य से कुछ लेना देना होता नहीं था। वो पढ़ाकू थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ आईएएस में भी जाना चाहते थे। हम जैसे लोग जो हरफन मौला थे, छोटे शहरों से आए थे, वो स्कूल के ज़माने से भाषण देना, वाद विवाद में जाना, निबंध प्रतियोगिता में जाना, इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि इसमें इनाम बहुत मिलते थे। और कहीं इनाम पढ़ने से मिलता तो उसको मिलता जो कॉलेज में या क्लास में या स्कूल में फर्स्ट आता था। अब फर्स्ट आना हमारे नसीब में नहीं था, तो इसी तरह उसको क्षतिपूर्ति करते थे, कंपनसेट करते थे। हमारे कॉलेज में हिंदी साहित्य समिति गठित की गई। मैं पहले साल में था, फर्स्ट ईयर में था। ललित मोहन श्रीवास्तव का नाम आपको याद दिलाना चाहूँगा, रायपुर में लोग उनको भूल गए हैं। वो उस समय एमएससी फाइनल के स्टूडेंट थे। बहुत अच्छे कवि थे ललित जी। वो हमारी समिति के अध्यक्ष थे। राजनांदगांव के एक ऋषि कुमार तिवारी बीएससी फाइनल में थे, उनकी भी याद करूंगा। बाद में वो दिग्विजय कॉलेज के प्राध्यापक हुए। हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे। उन दोनों ने मुझे कहीं सुना देखा होगा, तो मुझे भी उस समिति में रख लिया। साइंस कॉलेज में हिंदी साहित्य समिति की दिलचस्पी किसी को नहीं थी। फिर एक दिन ललित मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि देखो भाई, कॉलेज से हमको 100 रुपये मिले हैं समिति को साल भर चलाने के लिए। कौन साल भर खटराक करेगा? पहले एक बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, ऐसा जो लोगों को इतिहास में याद रहे, और सारा पैसा उसमें खर्च कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि हम उद्घाटन के लिए हिंदी के बड़े कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को बुला रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में और लोगों ने छत्तीसगढ़ में मुक्तिबोध का नाम सुना तक नहीं था। हमको लगा पता नहीं किसको बुला रहे हैं, ये कौन है। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग नहीं जानते, मैं उनको बुला रहा हूँ। मुक्तिबोध जी आए। वो हमारे कॉलेज के हिंदी साहित्य समिति के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हुए। प्रिंसिपल उमादास मुखर्जी, प्रोफेसर इंचार्ज राजेश्वर शुक्ल, ललित मोहन श्रीवास्तव, ऋषि कुमार तिवारी और हम जैसे तमाम प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। मुक्तिबोध जी ने क्या भाषण दिया कुछ समझ में नहीं आया। वैसे भी वो बहुत अच्छा बोलते नहीं थे, लेकिन जो बोलते थे उसमें तत्व होता है, कंटेंट होता था, लेकिन हम लोगों की समझ के ऊपर था। हम लोगों को ये था कि हम समिति में रख लिए गए, चले गए। उस कार्यक्रम में जो 100 रुपये हमको मिले थे, 75 रुपये तो हमने उसी कार्यक्रम में खर्च कर दिए, 50 रुपये मुक्तिबोध जी को दिए गए और बात आई गई, खत्म हो गई। बाद में मैं 1963 में उसी राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में मुक्तिबोध का कलीग बना, उनका सहकर्मी बना। वो हिंदी पढ़ाते थे, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वहाँ गया था। तब तक तो मुक्तिबोध की जो प्रसिद्धि थी, शोहरत थी, वो बवंडर की तरह पूरे देश में थी। वो हिंदी के सबसे बड़े कवि के रूप में स्थापित हो रहे थे और लोगों को अचरज हो रहा था कि इतना बड़ा कवि राजनांदगांव के खाते में कैसे आया। तब मैं लोगों से कहता था कि भाई, तुम तो उनको 1963-64 जब उनका निधन हुआ तब से जानते हो, हम तो 58 से जानते हैं, 1958 से। और सबूत के बतौर में अपनी फोटो दिखाता था। हालांकि उस फोटो में मेरा चेहरा बहुत खराब था। ऐसा लगता था कि कोई लड़का पकड़ के लाके खड़ा कर दिया गया है। उसके चेहरे से साहित्य तो टपकता नहीं था।
लेकिन अब जैसा था वैसा चेहरा था, अपना चेहरा और लेके कहाँ चले जाएं। तो ये एक अनुभव पहले साल हमको हुआ, उस समय हिंदी के सबसे बड़े कवि से मिलना हुआ। फिर अगले साल जब मैं बीएससी प्रीवियस पर पहुंचा, तब एक एस.जे. गॉटलिब नाम के मेरे साथी आए। उनका भी नाम देना ज़रूरी है, बड़े लोगों के साथ साथ उनका नाम तो आना चाहिए ना, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बनाया है। वो मुझसे कुछ बरस बड़े थे और पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे थे, फिर दोबारा भर्ती हुए। भोपाल के हमीदिया कॉलेज से एक निमंत्रण आया जनरल नॉलेज कंपटीशन का, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का। गॉटलिब और मैं दोनों कॉलेज की तरफ से चुन लिए गए और हम वहाँ भोपाल गए। हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास बैतलपुर नाम की जगह का एक हेनरी परिवार है। उसके डॉक्टर हेनरी वहाँ मेडिकल कॉलेज में आखिरी वर्षों में थे। तो हेनरी के कमरे में तो गॉटलिब ठहरे, उनके दोस्त थे, और हेनरी के बगल के कमरे में एक सिख थे, विद्यार्थी थे मेडिकल कॉलेज के। उनके कमरे में मुझे ठहरा दिया गया। हम लोग 2-4 दिन वहाँ रुके थे भोपाल में। हम लोग को इनाम भी मिला था, तो हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी आपस में। बात आई गई, खत्म हो गई। ये सर्दी की बात थी। उसके बाद गर्मी की छुट्टी आई। जब गर्मी की छुट्टी आई तो मैं अपनी बुआ के पास राजनांदगांव से कानपुर जा रहा था। ट्रेन बदलनी पड़ती थी, बिलासपुर से, कटनी से, इलाहाबाद से। और इलाहाबाद के स्टेशन पर जब मैं पहुंचा तो प्लेटफॉर्म पर एक सीमेंट की बड़ी लंबी बेंच थी, उस पर बैठा। अचानक सामने से वही सिख विद्यार्थी जो हमको हमीदिया कॉलेज में कंपटीशन में मिला था, वो आ गया, भोपाल का हमारा मित्र। बहुत खुशी हुई हम दोनों को। फिर दोनों बैठ गए। उसको भी अपनी बुआ के यहाँ जाना था, मुझे भी बुआ के यहाँ जाना था। उसकी बुआ भी कानपुर में 5 नंबर गुमटी में रहती थी, मेरी बुआ भी 5 नंबर गुमटी में रहती थी। हम लोगों ने बैठ के घर से लाई हुई पूड़ी सब्जी, पराठा सब्जी, जो कुछ थी वो खाना शुरू किया। उसी सीमेंट की बेंच पर किनारे में एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर के लगते, लेकिन जान पहचान नहीं थी, भारी भरकम देह के, बड़ी बड़ी आंखें, प्रभावशाली आंखें, प्रभावशाली चेहरा, मटमैले रंग के कुछ ढीले ढाले चोगा शरीर का कुछ कपड़ा पहने एक सज्जन बैठे थे। तो हमको लगा कि अगर थोड़ा सा सरक जाए, हट जाए, तो बीच में खाने का सामान रख के हम दोनों तरफ बैठ जाए और ठीक से खा लें। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप सरक जाते तो हम लोग ठीक से खाना खा लेते। उन्होंने कहा ठीक है, वो किनारे सरक गए। अब हम लोगों ने, जैसा छात्र जीवन में होता है, आधी सच की बात आधी झूठ की बात यहाँ वहाँ कहना अपना शुरू किया, गप मारना शुरू किया, खाना शुरू किया। वो बीच बीच में कुछ पूछ लेते थे, सामान्य सी बात थी कि कहाँ रहने वाले हैं, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, या और कैसा क्या है कुछ। तो हम लोग उनको जवाब ठीक से देते नहीं थे, हाँ हूँ में टालते चले गए। थोड़ी देर बाद वो उठे, हमारा खाना पूरा नहीं हुआ था, और उठ के धीरे धीरे चलते हुए गेट की तरफ चले गए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म की बात थी। गेट पर काले कपड़े पहना हुआ टिकट चेकर खड़ा था। हम लोगों ने देखा। जब वो गेट पर पहुंच गए टिकट चेकर के पास, तो अचानक टिकट चेकर झुका और उनके पैर छू लिए और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तब हमें लगा ये अफलातून तरह का जो आदमी यहाँ बैठा था, जिससे कोई बात नहीं कर रहा था, इसे कोई जानता नहीं, यह है कौन? और टिकट चेकर ने इनके पैर क्यों छुए? ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। चूंकि मुझे हिंदी साहित्य में थोड़ी दिलचस्पी थी, हमारे सिख मित्र तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो मुझे कुछ खटका सा हुआ। मैंने कहा भाई, कोई बड़ी गड़बड़ हमसे हो गई है, मुझे इसको देखना पड़ेगा। और मैं दौड़ता हुआ टिकट चेकर के पास पहुंचा और टिकट चेकर से मैंने पूछा कि अभी जो सज्जन आए थे जिनका आपने पैर छुआ, ये कौन थे? तो उसने बड़ी हिकारत भरी नज़र से मेरी तरफ देखा कि तुम इतने मूर्ख हो कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो उसने मुझसे तीखी आवाज़ में कहा, निराला जी थे, इतने भी नहीं पहचानते? अब मेरे ऊपर तो घड़ों पानी गिर गया। मुझे लगा मैं धरती में गड़ जाऊंगा, नीचे गिर पड़ूंगा, कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई। उनकी बात को हूँ हाँ में टाल दिया हम लोगों ने। मैं भागता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। वहाँ रिक्शे वाले थे। उन रिक्शे वालों से मैंने पूछा कि अभी अभी जो सज्जन आए थे, एक तंदुरुस्त थे, बुजुर्ग से, प्रभावशाली थे, वो कौन थे? तुम लोगों ने देखा, यहाँ आए थे? तो सारे रिक्शे वाले एक साथ बोलने लगे, वो निराला जी थे, इतना भी नहीं जानते। रिक्शे वालों की निगाह से हमारे लिए जो भर्त्सना झांक रही थी, वो छाती पर तीर की तरह लग रही थी कि हम इतने मूर्ख थे कि उस शहर में रह के निराला जी को नहीं पहचान पाए और हम इस तरह सवाल जवाब कर रहे हैं। भागते चले गए।
लौट के आया तो मैं बहुत परेशान था। अब ये बात मैं कहना चाहता था, लिखना चाहता था, लेकिन कैसे लिखता? इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि मैं सही था या गलत था। कई साल बाद, मेरा ख्याल है उस घटना के 45 साल बाद, मैं अपने अपने परिवार के साथ वाराणसी जा रहा था। तो इलाहाबाद हम रुके थे 1-2 दिन, और उसके बाद वहाँ से ट्रेन में बैठ के जाना था। जब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो वो जो घटना याद आ गई। तो उसके पहले एक दिन ये बात मुझे याद थी, तो मैंने अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक थे। उनमें हमारे छत्तीसगढ़ के बसंत त्रिपाठी थे, एक सूर्य नारायण प्रोफेसर हैं इलाहाबाद के, और संयोग से निराला जी के जो ग्रैंडसन है, पौत्र विवेक निराला, वो भी आए थे कॉफ़ी हाउस में मुझसे मिलने। तब मैंने पूरी घटना का उनको ब्यौरा दिया कि निराला जी के निधन के 1 आध साल पहले की यह बात है। क्या ऐसा संभव रहा होगा कि वो स्टेशन इस तरह इस हालत में आए होंगे और इस तरह से वापस चले गए होंगे? मुझे टिकट चेकर और जो रिक्शे वाले कह रहे हैं इसकी कोई साक्ष्य बनती है क्या? तो विवेक ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। इंडियन प्रेस भी वहाँ पास में था, और वो हमारे ग्रैंडफादर जो थे, पौत्र थे, वो उन्होंने कहा कि प्रपितामह जो थे वो ऐसा करते थे। ये बिल्कुल पूरी संभावना वाली बात है। तब मैंने ये बात अखबारों में या कहीं और लिखी, और आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो मूर्ख हूँ जिसने निराला को नहीं पहचाना, तो आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। इसके बाद एक और घटना हुई। 1960 के अक्टूबर महीने में रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जलसा हुआ। एक बड़ा जलसा था उस जमाने का, और मैं हॉस्टल नंबर 1 में प्रीफेक्ट था। पूरे हॉस्टल खाली करा लिए गए, कई वार्डन वगैरह के मकान भी खाली कराया गया, सबको वहाँ ठहराना था। शारदा चरण तिवारी उसमें जो विधायक थे रायपुर के, उनके भतीजे हैं ललित तिवारी, अभी हैं। ललित मेरे दोस्त थे। तो मैंने ललित से कहा कि इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है और मैं राजनीतिक बुद्धि का विद्यार्थी हूँ, मैं अपने घर जाके क्या करूँगा? मुझे जबरदस्ती क्यों ढकेला जा रहा है? मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे बचाइए। तो शारदा चंद तिवारी ने कहा, अच्छा एक बात है, नियम का पालन सबको करना पड़ेगा, लेकिन तुम रहना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम जिस हॉस्टल में हो वहाँ लोग ठहरेंगे, डेलीगेट्स आएंगे कांग्रेस के, ठहरेंगे। तुम उस हॉस्टल के रिसेप्शन सेक्रेटरी बन जाओ, स्वागत सचिव बन जाओ, और स्वागत सचिव की हैसियत में रहो। मैं कहा, चाचा जी ये सब मंजूर है, मरता क्या ना करता ये भी करूँगा। वहाँ कमलापति त्रिपाठी जैसे नेता, चंद्रभान गुप्ता जैसे नेता अपने साथियों के साथ आए और पूरे हॉस्टल में फैल गए, और सबको मैंने कमरे दिए, सबको मैंने बहुत सी बातें समझाई कि कैसे रहना वगैरह। उसके ठीक पड़ोस में वार्डन का बंगला था, मुझे अच्छी तरह याद है। डी शर्मा साहब थे, उनका बंगला था। उनका छोटा भाई रामदास शर्मा मिलिट्री से कर्नल होकर रिटायर हुआ, अभी भी दिल्ली में है। वहाँ लाल बहादुर शास्त्री को ठहराया गया। अब मैं राजनीतिक बुद्धि का विद्यार्थी था, ठहर गया था कांग्रेस की नेतागिरी के चक्कर में, तो करता क्या? तो मुझे लगा लाल बहादुर शास्त्री से मिलना चाहिए, कुछ शगल किया जाए। मैं उनसे कभी नहीं मिला था, उनके बारे में थोड़ा बहुत अखबारों में पढ़ा था। मैं उनके पास पहुंच गया। जब मैं उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पिलवाई, और बोला क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हम लोगों को ऑटोग्राफ लेना उस समय आता नहीं था, ये बीमारी इतनी थी नहीं, या थी तो मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी एक कॉपी का पन्ना ले गया था, इसी पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। शास्त्री जी इतने विनम्र थे कि उतना विनम्र आदमी तो मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ा, देखने की क्या बात है। बैठाया मुझे और कहा कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मुझ में एक अहंकार आया। मुझे लगा ये शास्त्री हैं, मतलब मुझसे कुछ कम पढ़े लिखे तो नहीं होंगे कहीं। तो मुझे नहीं मालूम था, उस उम्र की बात है। मैंने कहा मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स और साइंस फिजिक्स पढ़ता हूँ। बोले बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के समय तो इतनी पढ़ाई नहीं थी, बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे से कहते हैं कि मैं ऑटोग्राफ तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप खादी के कपड़े पहनते हैं क्या? अब ये मेरे लिए अजीब सी बात थी कि ऑटोग्राफ से खादी के कपड़े का क्या रिश्ता है। मैं कहा जी नहीं। तो बोले देखिए आप तो बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, भविष्य आपके पास है, हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने कर लिया, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक जोड़ी खादी के कपड़े हैं, और भारत के सभी विद्यार्थी अगर एक जोड़ी खादी का कपड़ा अपने पास रखें, पहने, तो देश में खादी उद्योग, ग्रामोद्योग जो है बहुत आगे जा सकता है, बहुतों को रोजी रोटी मिल सकती है, हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है, स्वदेशी का प्रचार हो सकता है, इससे बहुत काम हो सकते हैं। मैंने अपने जीवन में किसी विनम्र आदमी को हथियार चलाते नहीं देखा,
उन्होंने मेरी भावनाओं पर हथियार चला दिया, तर्क पर हथियार चला दिया, मेरे अस्तित्व पर हथियार चला दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा अपने लिए अंदर से। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, अभी ऑटोग्राफ आप मत दीजिए, और मैं कल आपके पास फिर से आऊँगा या शाम को फिर से आऊँगा और खादी के कपड़े पहन के आऊँगा, तब आप दीजिएगा। तो बोले, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उस ज़माने के रायपुर में रेडीमेड कपड़े खादी के ज़्यादा मिलते नहीं थे। हमारे ज़माने में बाबूलाल टाकीज़ के सामने एक खादी भंडार था, वहाँ मैं गया, एक मित्र से उधार लिया, पैसे भी नहीं थे। तो पजामा लंबा मिल गया, कुर्ता छोटा मिल गया, तो उसको मोड़ करके किसी तरह पहना, लगता था कि कहीं से मांग के लाया है, चुरा के लाया है, पता नहीं क्या है। फिर पहुंचा, बहुत खुश हुए, बोले बैठो, और मुझसे बहुत सी बात की, और फिर और कुछ इस तरह की बात समझाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरे सामने उनके पास टेलीफोन आया। टेलीफोन टेम्पररी लगाए जाते थे, और उधर से कोई कह रहा था कि आप यहाँ आ जाइए, और मेरे सामने शास्त्री जी कह रहे थे कि नहीं, मैं वहाँ क्या क्या करूँगा, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो आदमी फिर कह रहा था कि नहीं नहीं, वो कह रहा है कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ आराम मिलेगा, या और बहुत से लोग ठहरे हुए हैं। वो फिर मेरे सामने कह रहे थे, नहीं भाई क्षमा करिए, हम नहीं आ पाएंगे, पंडित जी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए। तो मैंने पूछा, ये क्या है? तुमने कहा, नेहरू जी ठहरे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू राजकुमार कॉलेज में और लोगों के साथ, वो चाहते हैं मैं भी वहाँ के ठहरूं। अब मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कहाँ ठहरूंगा? ऐसी विनम्रता में बोल रहे थे, मुझे इतने बड़े लोगों के साथ कहाँ ठहरूंगा? मैं पानी पानी हो गया कि मैं हिंदुस्तान के इस बड़े नेता के सामने बैठा हूँ, खादी का एक जोड़ी कपड़े पहन के। ये कितनी हिमालय की ऊंचाई का व्यक्ति है। जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर वो काम करते थे। उन्होंने अपनी विनम्रता में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए। शास्त्री जी के बारे में बाद में मैंने पढ़ा, उस समय नहीं पढ़ा। आफ्टर नेहरू हू नाम की एक किताब है, जो 1963 में वेलेस हैंगन, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखी। उसमें यह था कि नेहरू जी के नहीं रहने के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। उसमें 8 लोगों का चरित्र चित्रण है, जिसमें शास्त्री जी भी है, इंदिरा गांधी भी है, और भी कई लोग हैं। उस लेखक ने बताया कि ये सज्जन स्कूल गंगा नदी तैर के पार करके पढ़ने जाते थे। मैं जिनको समझ रहा था कि पता नहीं कितने सीधे साधे कौन है। और फिर वेलेस हैंगन ने लिखा उस किताब में कि नेहरू जी के निधन के बाद हिंदुस्तान में कई लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, मोरारजी भाई तो खुद बनना चाहेंगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि यह देश उनके चले जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुनेगा। और यही सच हुआ। ये एक अजब सी घटना है। अगले साल फिर मैं एमए प्रीवियस में जब पहुंचा, तब तक नेतागिरी मुझ में उफान ले रही थी। मैं साइंस कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ गया, चुनाव जीत गया। उस वक्त होता ये था कि देश के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनके लिए एक यूथ फेस्टिवल होता था, युवक समारोह होता था दिल्ली में, तालकटोरा गार्डन्स में। हर बार मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू होते थे। मैं रायपुर में पढ़ता था, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय सागर में था। वो सागर विश्वविद्यालय से वाद विवाद में, डिबेट में बोलने के लिए मेरा चुनाव हो गया, और मेरे साथ नरेंद्र देव वर्मा का, जो स्वामी आत्मानंद के छोटे भाई थे, उनका भी चुनाव हो गया। वो सागर में पढ़ते थे, और हम दोनों वहाँ गए। और जब हम दोनों वहाँ गए तो हम करीब एक आध हफ्ता वहाँ रुके भी होंगे। नेहरू जी क्या करते थे कि वो आखिरी दिन सभी विश्वविद्यालय के बच्चों से मिलते थे। 3 मूर्ति के लॉन्स में एक रो और सामने एक और पंक्ति, ऐसे सब यूनिवर्सिटी के लोग बैठा दिए जाते थे। वो उधर से चलते हुए आते थे, ऑड इवन जैसा आप केजरीवाल करते हैं। वो ऑड इवन नंबर देखते हुए एक इधर जाते थे, फिर एक इधर आते थे, फिर उधर जाते थे, फिर इधर आते थे। ऐसे करते करते वो चले जा रहे थे। हमारा अल्फ़ाबेटिकली सागर आखिरी में था, लेकिन हमारे सामने वल्लभ भाई विद्यापीठ और आखिरी में था। तो वल्लभ भाई विद्यापीठ के ठीक एक यूनिवर्सिटी पहले पहुंचने पर नेहरू जी ने कहा कि आखिरी है, वहीं निपटा लिया। फिर हमारे पास आया तो हम आखिरी हो गए। मैंने पीए को कहते सुन लिया कि सर, अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। सब जगह 2-2, 3-3 मिनट या 5 मिनट से कम में चले जा रहे थे, बात करते, फोटो खिंचाते। मुझे लगा 10-15 मिनट के भारत का प्रधानमंत्री हमारे कब्जे में आ रहा है, इसमें 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है।
अब मेरे साथ जितने गए थे उसमें से बहुत से लोग तो नाचने गाने वाले, कला वाले, ड्रामा वाले, इस तरह के हमारे साथी थे। वो सब पीछे हट गया, बोले भाई तुम संभालो। मैं चला गया और मैंने पूछा कि पंडित जी आपसे मैं बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मैं बात करने तो आया हूँ, बात करो। अब भारत का प्रधानमंत्री एक 20 साल के छोकरे के सामने जो कॉलेज में रायपुर में पढ़ता है खड़ा है, तो पूछेगा क्या? तो उसकी समझ में जल्दी में कुछ आया नहीं। उस समय बम्बई में, नॉर्थ बॉम्बे में चुनाव होने वाला था लोकसभा का। उसमें वी के कृष्ण मेनन कांग्रेस की तरफ से खड़े होने वाले थे और दूसरे थे आचार्य कृपलानी। तो मैंने पूछा कि कृपलानी जी का क्या होगा? तो नेहरू जी ने एक रूसी लोक कथा सुनाई। बोले रूस में एक राजा था, एक छोटा आदमी था, सूबेदार था। उसके पास एक घोड़ा था, उस पर वो घुड़सवारी करके अपने रथ में चलता था। एक दिन उसको ऐसा लगा कि 4 घोड़े जोते जाएं और 4 घोड़ों के रथ पे चले। तो उसने घोड़े उधार लिए और अपने रथ में जोता और चला। तेजी से घोड़े दौड़े। तो जब चौराहे पे आए तो हर घोड़ा अपने घर की तरफ मुड़ गया और रथ नीचे गिर गया, वो सवार भी नीचे गिर गया। फिर मेरी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं कि कृपलानी जी के बारे में कह रहा था आपसे मैं। एक और सज्जन थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनका मैं भक्त था। मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये पता था उस समय कि लोहिया जी से इनकी कुछ नाराजगी चल रही है। तो मैंने कहा पंडित जी राम मनोहर लोहिया के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में आपको क्या कहना है? गुस्सा हो गए। नेहरू जी का गुस्सा तो रोमन बादशाहों की जैसे नाक पे बैठ जाता था। बोले उन्हीं से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? अब कुछ लोगों ने मुझे पीछे से कहा कि इतनी मूर्खता का सवाल पूछता क्यों है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब मेरे मुंह से सवाल निकल गया तो निकल गया। मुझे क्या पता था कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे कब्जे में आने वाला है, मुझसे मैं क्या पूछूं? फिर हिम्मत करके मैंने एक सवाल पूछा और वो आखिरी सवाल था। मैं कहा पंडित जी आपके जीवन में कमला नेहरू का क्या स्थान है? ये तो तीर मारा मैंने उनके दिल पर। जैसे ही मैंने सवाल पूछा, मैंने देखा उनकी आंखें गीली या नम नहीं, कुछ नर्म सी हो गई हैं। उनमें जो मुस्कुराहट थी, कुदरती मुस्कुराहट से थी, हल्की सी मुस्कुराहट मुझे देख के आ रही थी। मुझे लगा बात ठीक जम रही है। पास आ गए, एक मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा सुनो, तुम जानना चाहते हो कि कमला का मेरे जीवन में क्या स्थान है? मैं कहा जी मैंने पूछा तो है। दूसरा हाथ उन्होंने मेरे कंधे पे रखा। मित्रों, कल्पना करो 20 साल के रायपुर के एक लड़के के कंधे पर जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। एक हाथ उनके हाथ में था। वो स्पर्श आज तक मुझे थ्रिल देता है। मैं उसकी याद करता हूं तो आंखों में आंसू आने लगते हैं कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना हो गई। उसका संज्ञान मैंने ठीक से क्यों नहीं लिया? मुझे पता क्यों नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं? और फिर मेरी तरफ देखकर बोले कि मेरे जीवन में जो कुछ है उसी का तो दिया हुआ है। तुम नहीं जानते कि कमला ने मेरे लिए क्या क्या किया है। ये व्यक्तिगत सवाल मेरा भारत के प्रधानमंत्री से था। जब वो सामने खड़े हुए तो लगा कोई देवदूत ऊपर से उतर कर आया है और मैं मृत्युलोक का एक मामूली सा सिपाही उनके सामने खड़ा हूं। अद्भुत क्षण था, अजीब तरह की बात थी। अचानक इंदिरा गांधी आ गई, उनकी बेटी, और उन्होंने कहा पापू वो फला जगह के एम्बेसडर आपके लिए वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। अपनी घड़ी देखी, मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, हम सब की तरफ मुस्कुरा कर देखा, हमारे साथ फोटो खिंचाई और धीरे धीरे वो चलने लगे। वो चले गए। नेहरू मेरी यादों से नहीं जा सकते, लेकिन उस दिन तो चले गए। आखिरी बात, 1964 में मैं बालाघाट के सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक हुआ। उसी साल नेहरू जी का 27 मई को निधन हो गया। उनके निधन के बाद 14 नवंबर को बालाघाट में एक नागरिक सभा हुई उनकी याद में। नेहरू जी के मरने के बाद पूरा देश बहुत दुखी था। क्योंकि मैं बोलना चाहता था और मैं बोलता रहता था, तो मुझे मेरे स्टूडेंट भी जानते थे कि सर तो बोलेंगे। उस सभा में मैंने भाषण दिया। तो आंखों से आंसू बहते थे और जवाहरलाल जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, क्या याद करता रहा। वहां एक प्रौढ़ महिला बैठी थी, सुन रही थी। कार्यक्रम के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मैं चला गया। रिक्शे पे बैठा के मुझे अपने घर वो ले गई। मुझे खाना आना खिलाया और बोला तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई? मैं कहा जी नहीं, आया करो कभी कभी हमारे घर, तुम्हारा भाषण सुन के हमें बहुत अच्छा लगा।
और मेरे जाने के बाद उन्होंने अपने पति से कहा कि इस लड़के को छोड़ना नहीं है, ये लड़का अपने काम का है और हमारी बेटी की शादी इससे ही करना है। मित्रों, फिर उसी बेटी से मेरी शादी हो गई। नेहरू जी ने मेरे घर को इस तरह आबाद किया या मुझे फंसा दिया, मैं आपसे ठीक से नहीं कह पाऊंगा। जवाहरलाल जी का इस तरह मेरे जीवन में एक अजीब-ओ-गरीब हिस्सा तो रहा है। अभी ख़त्म करते हैं, फिर आपसे बात करूँगा।